जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं असदुल्लाह बहरिया टाउन कराची से और आज की वीडियो में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सना मदनी। इन्होंने भी रिसेंटली बहरिया टाउन कराची के अंदर एक अपनी पहली प्राइवेट लॉ फर्म जो है वो ओपन की है, जिसमें ये मुख्तलिफ जो रियल स्टेट के हवाले से जो मामलात हैं, जो लीगल कॉम्प्लिकेशंस वगैरह हैं, उनको जो है ये यहाँ पर एड्रेस कर रही हैं। तो आज हम इनसे जो वो बात करेंगे और इनके ऑफिस के बारे में हम जानेंगे कि यहाँ पर ये क्या क्या सर्विसेज जो हैं वो ये यहाँ पर प्रोवाइड कर रही हैं और इसके अलावा इनको क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस जो हैं रियल स्टेट के हवाले से, किस तरह के केसेस जो हैं उनके सामने आती हैं, इनके पास आते हैं और ये उनमें क्या जो है लोगों की हेल्प आउट जो है वो कर रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा मैडम, सबसे पहले मुझे आप अपना तारुफ जो है वो करवाइएगा हमारे देखने वालों को कि आपका बैकग्राउंड जो है वो क्या है और क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, कितना टाइम हो गया आपको प्रैक्टिस करते हुए, तो ये चीज़ें मुझे थोड़ा बताइएगा। ठीक तो है। मैंने जो है एलएलबी की डिग्री कंप्लीट की एंड आफ्टर डैट मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की। मेरे एक बहुत ही मोअज़्ज़िज़ उस्ताद है ज़फ़र इमाम साहब, ठीक उनके है। साथ मैंने 6 मंथ्स की प्रैक्टिस की, जो कि वकीलों के लिए लाजमी होता है कि अगर आप डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 6 मंथ्स की प्रैक्टिस करनी होती है। आफ्टर डैट आपको जो है सिंध बार काउंसिल की तरफ से जो वो लाइसेंस ठीक है। मिलता है। सो मेरे उस्ताद ने जो है मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया लीगल फील्ड में। आफ्टर डैट मैंने जो है एक SM लॉ एसोसिएट के नाम से मैंने और मेरे एक और एसोसिएट है सद्दाम हुसैन, जिनका ठीक है। नाम लेना यहाँ पे ज़रूरी है। हम दोनों ने जो है यहाँ पे SM लॉ एसोसिएट की फ़ाउंडेशन रखी। 2021 में ऑलमोस्ट हमने फाउंडेशन रखी इसकी इस एसोसिएट की, और बाकी हम लोग जो है सिविल और क्रिमिनल लीगल इश्यूज़ को जो है वो डील करते हैं। इन ठीक है। सारे मैटर्स को हम डील करते हैं। मैडम, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि एक रियल स्टेट का डीलर का और एक जो वकील है, इनका आपस में जो क्या कनेक्शन होता है, या वकील एक डीलर को जो है वो किस तरह से हेल्प आउट करता है? ओके, इसमें मैं आपको सबसे पहले ये बताती चलूँ कि एक डीलर का और एक वकील का बहुत गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि प्रॉपर्टी के बाई सेल जो भी होती है वो ऑब्वियसली सारी जो है वो डॉक्यूमेंटेशन पे बेस करती है। जब भी आप कोई बाई या सेल करते हैं तो उसकी लीज़, उसकी सब लीज़, उसके कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके एग्रीमेंट्स, उसके बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें आप देखते हैं। तो एक वकील यहाँ पे आपको इन सारे डॉक्यूमेंटेशन की रिव्यू करने के हिसाब से जो आपकी मदद फराहम कर सकता है एक डीलर को, ताकि वो जो प्रॉपर्टी के अंदर, प्रॉपर्टी के बाई सेल के अंदर जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको वो मिनिमाइज़ कर सके। इसके अलावा फर्दर अगर हम बात करें तो ड्यू डिलिजेंस जो होती है प्रॉपर्टी की, दोनों पार्टीज़ के दरमियान क्या क्या मामला तय हुए हैं, तो ये सारे मामला जो है हमें एक डीलर ही बताता है। जब वो डीलर हमें वो आगे बात फॉरवर्ड करेगा तो हम उसको एक लीगल मैटर को, उसके लीगल इश्यूज़ को देखते हुए हम उस तरीके से जो है उसके कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह को जो वो ड्राफ्ट करते हैं और उसके बाद जो हम उसको रिव्यू करते हैं। आफ्टर डैट दूसरी बात यह है कि एक वकील एक डीलर को जो है एक लीगल एडवाइस करेगा। ठीक है, सबसे पहले ये कि लीगल एडवाइस करेगा कि उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड उसको जो है क्या क्या चीज़ें, उसके रिक्वायरमेंट्स, लीगल रिक्वायरमेंट्स उसकी क्या क्या होनी चाहिए और उस लीगल रिक्वायरमेंट्स को कैसे फुलफ़िल करना चाहिए और उसका कंप्लीट रिव्यू। आफ्टर डैट मैंने निगोशिएशन की बात करूँ तो एक क्लाइंट के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल चीज़ होती है डीलर की तरफ से कि अगर वो ये चीज़ क्लाइंट के सामने रखता है कि एक वकील उसके साथ कंसल्ट में है, वकील के थ्रू जो है सारे उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिव्यू हुआ है, तो ये क्लाइंट के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल बात होती है और वो जो है बहुत ज़्यादा एतमाद के साथ उस प्रॉपर्टी को बाई या सेल कर सकता है। इसके अलावा अगर मैं सम अप करना चाहूँ तो सिंपल ये है कि एक डीलर के साथ जो रिस्क मैनेजमेंट के इश्यूज़ होते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड या डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, तो ये सारे मामलात को जो एक वकील अच्छे से हैंडल कर सकता है जो रियल एस्टेट में जो है स्पेशलाइजेशन करता है। सो आई होप सो इससे आपका आंसर क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अच्छा मैडम, आपका जो एरिया ऑफ एक्सपर्टी होगा वो तो डेफिनेटली बहुत वाइड होगा आपका, लेकिन आप जो रियल एस्टेट के हवाले से क्या क्या चीज़ें, आप क्या क्या सर्विसेज जहाँ पर आप प्रोवाइड करिए बहरिया टाउन में? बेसिकली असद, आप भी जो है वो रियल एस्टेट फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आई थिंक आपने स्पेसिफिकली इसी हवाले से जानना चाह रहे हैं। तो रियल एस्टेट में जो भी मैटर्स होते हैं वो लेट्स सपोज कि हम वकीलों का जो है अगर रियल एस्टेट डीलर की से हम जुड़ते हैं तो बड़ा क्रूशियल जो है वो रोल प्ले करता है एक वकील। तो जो रियल एस्टेट डीलर्स को हम क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लेट्स सपोज कि अगर वो कोई बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द प्रॉपर्टी करता है, रियल डीलर्स का यही काम होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द प्रॉपर्टी।
तो जो बाई सेल आपकी प्रॉपर्टी की होती है, तो एक वकील जो है आपको कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट्स, इन सारी चीज़ों को जो है वो रिव्यू करने में, उसको बनाने में, उसके डिस्प्यूट्स को सेटल करने में, उसको जो है प्रॉपर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जो है लेते हुए आगे उसको जो है हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। अब इसमें वकील का सबसे पहला काम ये होता है कि वो सारे कॉन्ट्रैक्ट, सारे एग्रीमेंट्स, सारे जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको रिव्यू करते हैं। ठीक है। तो ये क्रूशल जो है वो रोल प्ले करता है एक वकील, अगर वो किसी डीलर के साथ जुड़ता है और रियल एस्टेट स्पेशलाइजेशन इन लॉ करता है। तो ये सारे मामला जो एक वकील देख रहा होता है। आपको बहरिया टाउन के अंदर भी काफ़ी टाइम से आप जो यहाँ पर काम कर रही हैं, तो आपको किस तरह के जो डिस्प्यूट्स हैं वो सामने आते हैं, आपको थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइएगा यहाँ। बेसिकली हम ओवरऑल की बात नहीं कर रहे, आपने स्पेसिफिक क्वेश्चन किया है, तो मैं बहरिया से रिलेटेड बात करूँ तो यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स बन रहा है। ठीक है। बहरिया ने तो अपने खुद के जो बना के दिए हैं उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। जो भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, तो इसमें हमारे पास ये डिस्प्यूट राइज होता है कि क्लाइंट जो है अपनी सारी पेमेंट कर देता है और कुछ टाइम बाद जो है वो बिल्डर जो है उसे डिलीवर नहीं करके दे पा रहा होता है, या फिर बिल्डर के भी कुछ ऐसे मामलात होता है जैसे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गई है या फिर कोई भी ऐसी बातें होती है जिसकी वजह से वो कंस्ट्रक्शन में डिले होता है। तो एक क्लाइंट जो है, एक लेमैन सिर्फ ये सोचता है कि मुझे डिले हो रहा है तो मुझे बस उसका जो है कोई भी मुझे इसका जो है कंपनसेशन चाहिए। तो इस तरीके के मामला हमारे पास आते हैं कि उनकी पेमेंट, क्लाइंट हमारे पास आता है, कहता है हमारी पेमेंट पूरी हो गई है लेकिन हमें जो है प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर नहीं हुआ है। तो इन सारे मामला को हम देखते हैं। इसमें पहले भी मैं बात कर चुकी हूँ कि इस तरह के अगर मामला होते हैं तो इसमें हम लीगल नोटिस की तरफ जाते हैं फर्स्ट। एंड कंपनीज प्राइवेट है या पब्लिक है, तो कंपनीज की हर कंपनी के जो वो बायलॉज भी होते हैं और पॉलिसीज़ भी होती है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम जो है उस क्लाइंट की ग्रीवेंसेस को जो है वो कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं। अब बिल्डर की भी बात करें तो बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स होता है जो ऑन टाइम जो है वो डिलीवर कर देता है, और कुछ ऐसे बिल्डर्स होता है जो बहुत सारे मामलात को देखते हुए जो है वो डिलीवर नहीं कर पाता है। तो हमारा काम सिर्फ ये नहीं होता है कि हम डायरेक्ट जो है बिल्डर से जाके उसके खिलाफ जो है वो केस कर दें। नहीं, इसमें हम सबसे पहले ये करते हैं कि सारी पॉलिसीज़ वगैरह देखते हुए क्लाइंट के भी ग्रीवेंसेस को देखते हैं, एंड आफ्टर डैट लीगल नोटिस पे हम बात करते हैं, लीगल नोटिस इशू करते हैं। अगर उससे फिर हमारी कोई कंपनसेशन नहीं हो पाती है क्लाइंट की, तो फिर जो है हम केस की तरफ जाते हैं, जिसमें हम सूट फॉर डिक्लेरेशन की तरफ जाते हैं, स्टे के केसेस की तरफ जाते हैं, या फिर जो है कंपनसेशन की तरफ जाते हैं। तो ये सारे मामला तभी होते हैं जब हम उस कंपनी के कम्प्लीटली बायलॉज से वाकफियत हमारी होती है। उसके बाद जो है हम फर्दर इस प्रोसीजर को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। अच्छा, मुझे थोड़ा सा आसान अल्फाज के अंदर एक चीज़ मुझे आपने बतानी है। लेट्स सपोज मैंने किसी बिल्डर के साथ जो मैंने इन्वेस्ट किया है, अब उस बिल्डर ने महीना एक जो है अपना प्रोजेक्ट डिले कर दिया, बाय लॉ तो वो डिले हो चुके हैं। तो क्या मेरा ये राइट है कि मैं आपके पास आऊँ और आप उस बिल्डर के ऊपर मैं केस कर दूँ आकर के ये बिल्डर जो है ये मैं डिलीवर नहीं कर रहा, तो इसके अगेंस्ट जो आप हमें कंपनसेट जो है वो करवा कर दें? इस तरह से पॉसिबिलिटी है, या बिल्डर का भी पूरी तरह से उसका जो पर्सपेक्टिव है वो देखेंगे कि वो अगर डिले हुआ तो वो किस वजह से हुआ है या क्या उनके मामलात हैं? तो ये थोड़ा सा हमें बताइएगा। इसमें लेट सपोज अगर आपको यहाँ पे ये इशू क्रिएट हो रहा है कि आपको उसने डिलीवर करके नहीं दिया है, ठीक है, तो आप हमारे पास आता है, जैसे मैंने पिछली बात कही कि हम उस कंपनी की सारी पॉलिसीज़ देखते हैं और क्या ऐसी वजूहात थी कि उन्होंने जो है डिले किया है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसे रीज़नेबल वजूहात है जिसकी वजह से डिले हुआ है, कोई ऐसे नेचुरल डिज़ास्टर हो गए या ऐसे कोई भी मामला हो गए, लेकिन अगर रीज़नेबल वजूहात है तो हम आप में इसको ये कंपनसेट कर सकते हैं कि हम लीगल नोटिस जो है वो शो कर सकते हैं, क्योंकि लीगल नोटिस वो अहमियत रखती है लीगल फील्ड में कि अब अगर आप केस की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले आपका एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड ये होता है कि आपने लीगल नोटिस जो है वो सर्व कर दिया था पहले, मतलब आपने अदर पार्टी को जो है वो इंटीमेट कर दिया था हमारे ये ग्रीवेंसेस है, तो हमें जो है विद इन 10 डेज 15 डेज हम जो है वो पार्टी से पूछने के बाद जो है और उससे कंसल्ट करने के बाद जो हम अदर पार्टी को टाइम देते हैं कि आप 10 से 15 दिन में हमें जो है ये सारी चीज़ें हमें कंप्लीट करके दें या फिर हमें कंपनसेट करें, ठीक है। तो अगर ये मामला सॉल्व हो जाता है लीगल इशू से,
तो दैट्स गुड, दैट्स वेल एंड गुड, हमें केस की तरफ नहीं जाना पड़ता। अच्छा मैडम, मुझे ये बताइएगा कि अभी हमने जो बिल्डर्स के मामला हैं वो तो हमने डिस्कस किए हैं, लेकिन जो एक अदर नॉर्मल ट्रांजैक्शन चल रही है मार्केट के अंदर, विलास के हवाले से, प्लॉट्स के हवाले से, या जो नॉर्मल हमारी सेल परचेज हो रही होती है प्रॉपर्टी के हवाले से, तो उसमें क्या क्या चीज़ें जो देखनी चाहिए एक क्लाइंट को भी और एक रियल एस्टेट के डीलर को भी? एक डीलर को जो है इस मामले में पहले तो ये देखना चाहिए, वकील से उसे कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी के मैटर्स में जितनी भी बाई सेल होती है उसमें रिस्क मैनेजमेंट, इनहेरेंट रिस्क मैनेजमेंट का मैं वर्ड यूज़ करूँगी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर वो वकील से कंसल्ट करता है तो प्रॉपर्टी के जितनी भी डॉक्यूमेंटेशंस होती है वो एक वकील जो है उन सारे डॉक्यूमेंट्स को, उसके कॉन्ट्रैक्ट्स को, उसकी लीज, उसके सब लीज, उसके बैकग्राउंड ऑफ द प्रॉपर्टी, आइदर वो गिफ्ट है, आइदर वो मॉर्गेज है, मॉर्गेज डीड में आ जा रहा है, तो ये सारे ऐसे मामलात हैं जो एक वकील को अगर आप कंसल्ट करेंगे तो वो इन सारी चीज़ों को रिव्यू करता है। एक डीलर के लिए यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट को जो है एक वकील मिनिमाइज़ कर देता है। अब रही बात क्लाइंट की, तो क्लाइंट जो है यहाँ पे जब वो डीलर से कांटेक्ट करता है, उससे कोई प्रॉपर्टी ख़रीदने आता है, तो क्लाइंट जो है उस वकील के साथ अगर आपका कंसल्ट होगा तो वो जब वो आपके रिस्क मैनेजमेंट को कम कर देगा एक वकील, तो वहाँ पे क्लाइंट का जो है वो एक फेवरेबल मूवमेंट होता है कि ये जो है हमारे लीगल इश्यूज़ को या लीगल मैटर्स को, हमारे जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट उस रिव्यू से जो है वो गुजर के हमारे पास आया है, तभी हम वो चीज़ ख़रीद रहे हैं। तो यहाँ पे क्लाइंट के लिए एक फेवरेबल मूवमेंट होता है, जिसके थ्रू जो है एक डीलर की भी जो है वो डीलिंग अच्छी हो सकती है, और क्लाइंट को भी जो है एक लीगल मैटर से जो है वो थोड़ा सा एक सेटिस्फेक्शन उसको मिल जाती है कि मेरे जो भी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स होंगे वो बिल्कुल सही तरीके से मेरे पास आ रहे होंगे। तो इस तरीके से जो है आपकी एक अच्छी तरीके से जो है वो बाइंग सेलिंग हो सकती है। ठीक है। अच्छा मैडम, एक बहुत वाइटल सवाल है जो ख़ास तौर पर बहरे की मार्केट के अंदर जो प्रिवेल करता है, वैसे हर जगह भी जो है ना वो चलता है। आप लेट्स सपोज बायर है प्रॉपर्टी की, मैं जो है वो सेलर हूँ, ठीक है। आपने मेरे साथ आकर एग्रीमेंट किया, आपने मुझे टोकन जो है वो ट्रांसफ़र किया, मेरे साथ एग्रीमेंट किया, प्रॉपर आपने वेरिफिकेशन की, और आपकी मेरी डेट जो है वो डिसाइड होगी, प्लान डेट को आकर हम जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे। अब अगर मैं उस ट्रांसफ़र डेट से पहले अगर मैं बैक कर जाता हूँ कि मैं प्रॉपर्टी जो है मैं सेल नहीं कर रहा, ठीक है, हालांकि आप मैंने एग्रीमेंट करके दिया हुआ है कि मैं इस डेट को आकर आपको ट्रांसफ़र जो है मैं दूंगा प्रॉपर्टी का, लेकिन मैं उससे पहले ही मैं बैक कर जाता हूँ, तो इस सूरत में जो है एक वकील जो है वो क्या रोल प्ले करेगा यहाँ पर? उस एग्रीमेंट की बेस पे क्या कार्रवाई हो सकती है? देखें, पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि जो एग्रीमेंट होता है, सेल एग्रीमेंट, अभी हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो सेल एग्रीमेंट जो होता है वो जस्ट एक इनिशियल डॉक्यूमेंट होता है टिल द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट, टिल द नेक्स्ट लीगल डॉक्यूमेंट। ठीक है। अब अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो एग्रीमेंट बनता है, आफ्टर डैट हमारे पास सेल एग्रीमेंट बनता है, जब आप उसकी प्रॉपर्टी की जो है वो म्यूटेशन करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो इसमें अगर ये टोकन का मामला है कि उसे ट्रांसफ़र करना था और बैक हो गया, एक सेल एग्रीमेंट की जो है इसमें अगर कोई क्लाइंट बैक हो जाता है तो वो आपने उस एग्रीमेंट में उसके क्लॉजेज होंगे कि आपने किन क्लॉजेस की बेस पे जो है आपने किया है। तो यहाँ वकील जो है वो डीलर को यहाँ पे उसका ये क्रूशियल पार्ट होगा कि उसके क्लॉजेस को देखते हुए वो फर्दर कार्रवाई करेगा। अब आप मेरे अगर मैं आपसे कोई एग्रीमेंट करती हूँ तो ऑब्वियसली मैं एक दुकान से उठा के तो नहीं आपसे आपके साथ एक प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट कर लूँगी। तो यहाँ पे वकील का एक मेन पार्ट ये होता है कि वो प्रॉपर आगे के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को और रिस्क मैनेजमेंट को देखते हुए जो है वो वहाँ पे ऐसे क्लॉजेस ऐड करे कि सामने वाला भी जो है वो बाउंड हो जाए और जो चीज़ उसे सेल करनी है वो ऑन द टाइम जो है वो उसे सेल करे। और रही बात कि अगर वो बैक हो जाता है, वो सेल नहीं करता है प्रॉपर्टी, तो वो फिर जो है वो क्लॉजेस में लिखा हुआ होगा, या तो आप कंप्लीट टोकन जो है वो उसे छोड़ देता है या फिर उसे रिटर्न करता है। ये सारे मामला होते हैं। ठीक है मैडम, मज़ीद जो इसके ऊपर हम गुफ्तगू है वो भी करेंगे इंशाल्लाह। मज़ीद आपके साथ वीडियोस हम रिकॉर्ड करेंगे जो लीगल कम्प्लिकेशंस हैं। तो एंड पे सिर्फ हमारे व्यूवर्स को ये बताइएगा कि यहाँ पर आप बहरिया में डोमिनियन बिजनेस सेंटर 2 के अंदर आपका ऑफिस है, तो किस किस्म की सर्विसेज आप यहाँ पर जो वो प्रोवाइड कर रही हैं लोगों को रियल एस्टेट के हवाले से? अगर कोई कंसल्टेशन उनको रिक्वायर्ड हो तो वो थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताइएगा। फर्स्ट, हम किसी स्पेसिफिक एरिया को कवर नहीं करते हैं, सिविल और क्रिमिनल जो है एरिया को हम कवर करते हैं, ओवरऑल की तरफ जाता है। इसमें हमारे पास जो है कराची में हमारी एक ब्रांच है जहाँ पे हमारा स्टाफ पैनल एडवोकेट्स होता है जो डिफरेंट चीज़ों को देख रहे होता है हमारे ही प्लेटफॉर्म से।
एंड सेकेंडली यहाँ पे अगर कंसल्टेशन के लिए कोई डीलर या कोई क्लाइंट आना चाहे तो हमारा डोमिनियन बिजनेस सेंटर 2 में 5th फ्लोर पे लॉ ऑफिस हमने ओपन किया है, तो यहाँ पे आके बहरिया के लोग यहाँ पे कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो है डिफरेंट डीलर्स को या डिफरेंट कॉर्पोरेट कंपनीज़ को जो है वो मंथली बेसिस पे जो है वो उनके लीगल इश्यूज़ को हम डील करते हैं, या तो फिर हम केस टू केस बेसिस देखते हैं, या फिर हम जो है मंथली हम किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि अगर आपके जो भी लीगल इश्यूज़ होंगे या जो भी लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट्स या लीज सब लीज जो भी मामलात होंगे कहीं के भी, तो वो उस तरीके से हम डील करते हैं। बाकी है कि कंसल्टेशन के लिए आप ऑफिस विज़िट कर सकते हैं। अगर आप कराची के रिहायशी हैं तो कराची में हमारा नियरेस्ट टू हाई कोर्ट एक ऑफिस है, और अगर यहाँ BTK में आप रहते हैं तो फिर जो है वो डोमिनियन बिजनेस सेंटर 2 में 5th फ्लोर पे है। जी मैडम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी व्यूअर्स, एडवोकेट सना मदनी के साथ जो है हमने आपकी मुलाकात जो है वो करवाई है। तो अगर मज़ीद आपको इस हवाले से कोई कंसल्टेशन रिक्वायर्ड हो लीगल इश्यूज़ के हवाले से, तो आप इनके ऑफिस को जो है विज़िट कर सकते हैं, जैसे कि उन्होंने वीडियो के अंदर जो है बताया है। तो मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।